अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फ़िज़िक्स। इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एंट्रोपी, और आपके वक्त की कदर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक एंट्रोपी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्रोपी क्या है। और एंट्रोपी एक्चुअली एंट्रोपी मीन्स चेंज। ओके, एंट्रोपी मीन्स चेंज। और उसके बाद इसका सिनोनिम क्या है एंट्रोपी का? सिनोनिम जो है सिनोनिम ऑफ एंट्रोपी is this molecular disorderness of system. Okay, so synonym of entropy is molecular disorderness of system. आए अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि एंट्रोपी की कौन सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें सेटिस्फाइड करें एंट्रोपी को समझने में। देखें, सबसे जो पहली डेफिनेशन ये है कि जो बुकिश लिखते हैं वो ये है कि द डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, हम उसको कहते हैं एंट्रोपी। चलो लिखते हैं द डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम is called entropy, or the disorderness of energy of the system. Disorderness of energy of the system और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, हम उसको कहते हैं एंट्रोपी। और जो डेफिनेशन इसकी है वो है द अनअवेलेबिलिटी of energy of system is called entropy. Okay, the unavailability of energy of system is called what? Entropy. Okay, और जो तीसरी डेफिनेशन लिखते हैं हम, तीसरी डेफिनेशन ये लिखते हैं the physical quantity which measures the unavailability of energy or degree of randomness or degree of freedom. ओके, तीसरी जो डेफिनेशन है वो है द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स व्हाट? अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड एंट्रोपी। ओके, ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब लिखते हैं, चलो मैथमेटिकल डेफिनेशन किस तरह से लिखें? मैथमेटिकली हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं हम मैथमेटिकली। जब मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं व्हेन हीट एनर्जी
heat energy is added to the system heat energy is added to the system, positive or removed from the system is negative is divided by absolute temperature is called entropy or change of entropy. ओके, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये है डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर T. ठीक है, ये है मैथमेटिकली. ये जो सिंबल है ये है एंट्रोपी का, एंट्रोपी. ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी का सिंबल है. और ये क्या है, हीट एनर्जी. ओके, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, मैथमेटिकली ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन. फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं. द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज defined as when the heat energy added to the system or removed from the system is divided by the absolute temperature is called entropy. तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. ओके, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. ओके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें एंट्रोपी को समझने के लिए डिटेल में कुछ एग्जांपल्स देते हैं और इसकी डिटेल करते हैं. अब देखें कि जो मैंने पहली डेफिनेशन आप लोगों को बताई है वो डेफिनेशन कौन सी है, वो है द डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये किस तरह से हमारी डेली लाइफ में ये डिसऑर्डरनेस किस तरह से, ठीक. और उसके बाद जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में, जो हमारा टॉपिक है. अब देखिए इसमें सबसे पहले कि द डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम किस तरह से समझें, ये डिसऑर्डरनेस किस तरह से और कैसे. देखें एक छोटा सा एग्जांपल्स देते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में लिखते हैं, ठीक. वो इस तरह से लिखते हैं कि कहते हैं कि सपोज टू बी हमारे पास ये एक बॉस्केट है. ओके, ये बॉस्केट है. तो हमने क्या किया है, इस बॉस्केट के अंदर दो तरह के बॉल्स जो है वो अरेंज रखे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर पैटर्न में रखे हैं. किस तरह से, अब देखिए ये है बॉल, ये बॉल है, ठीक, ये बॉल और ये भी बॉल, ये बॉल और ये बॉल. तो इसको हम कहते हैं कि ये रेड बॉल है. ओके, रेड बॉल. और इसको हम कहते हैं ग्रीन बॉल. रेड बॉल, ग्रीन बॉल, ये रेड बॉल और ग्रीन बॉल. ये क्या है, ये ऑर्डर्ड है. किसका ऑर्डर्ड है, ये रेड और ग्रीन बॉल्स का ऑर्डर्ड है. तो ये सपोज टू बी, ये जो बॉल्स हैं ये ऑर्डर्ड पैटर्न में पड़े हुए हैं. अब हम क्या करते हैं, इन बॉल्स को हम करेंगे शेक. ओके, क्या करेंगे, शेक करेंगे. जैसे ही शेक करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम साइज ऑफ बास्केट के अंदर. अब देखें ये बॉल्स, ये रेड है तो ये हो जाएगा, ये चलो ग्रीन, तो ये हो जाएगा ग्रीन, तो ये हो गया रेड और ये हो गया ग्रीन, तो ये हो गया क्या, रेड. तो इसमें देखें, इसमें ऑर्डर्ड पैटर्न है क्या, इसमें ऑर्डर्ड पैटर्न नजर आ रहा है, नो. दिस इज डिसऑर्डर, दिस इज डिसऑर्डरनेस ऑफ रेड और ग्रीन बॉल्स. ये किसका, रेड और ग्रीन बॉल्स का डिसऑर्डर्ड पैटर्न है. तो
तो इस डिसऑर्डर्ड पैटर्न को हम सिंपली क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अब देखें, जैसे कि हम जब क्लास में होते हैं तो क्लास में क्या होता है कि बच्चे एक ऑर्डर पैटर्न में बैठे होते हैं और चेयर्स भी एक ऑर्डर पैटर्न्स में पड़ी होती हैं। बाद में क्या होता है, जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के दौरान क्या होता है कि टीचर्स को कहा जाता है कि प्लीज़ ये गर्ल्स की क्लास है और आप चले जाएं, क्योंकि छुट्टी हो गई है ना, अभी तो छुट्टी हो गई, तो क्योंकि अब इसके लिए और पीटीआई टीचर और इवन कोई और बाहर आकर गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। तो डिसिप्लिन के साथ बच्चों को बाहर जाना होता है। तो वो तो बाहर नज़र आता है कि वो डिसिप्लिन से चले गए। कभी क्लास के अंदर झांक के देखा? जी हाँ, जब हम अंदर झांक के देखते हैं, जो चेयर्स पैटर्न में पड़ी हुई थी अब वो पैटर्न में नहीं है। कोई कहाँ पढ़ी है, कोई कहाँ पढ़ी है, कोई कहाँ पढ़ी है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स की प्रेजेंस में वो ऑर्डर्ड थे। ठीक, जब टीचर गया तो वो चेयर्स डिसऑर्डर्ड हो गई, वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई, तो उसका पैटर्न जो है वो डिसऑर्डर्ड हो गया। ठीक, अब देखें, अब आते हैं, ये हो गया किसका, ये डिसऑर्डर को, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। मॉलिक्यूल्स किस तरह से, अब देखें, जो हम गैस कंटेनर करते हैं सिलेंडर के अंदर, वो क्या होती है, वो रैंडम मोशन में होती है। क्या होता है, रैंडम मोशन में। ठीक है, वो चलो एक ऑर्डर्ड है, जब हम शेक करेंगे तो उसका ऑर्डरनेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, सॉरी, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स से मोशन बढ़ जाएगी तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या है, चेंज, उसमें चेंज भी इंक्रीज होगी। बात समझ आ गई। ठीक, अब आते हैं अनअवेलेबिलिटी। ओके, अब आते हैं अनअवेलेबिलिटी पे। ओके, आप समझें कि अनअवेलेबिलिटी किस तरह से। अब देखें, सपोज टू बी हमारे पास कहते हैं द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप एक सिस्टम कंसीडर करते हैं किस तरह से, आप सपोज टू बी आप लेते हैं एक टैंकर। क्या लेते हैं आप, एक टैंकर लेते हैं। ठीक है ना, आपने सपोज किया एक आपने टैंकर लिया है। ठीक है ना, अब उस टैंकर के अंदर ऐसा कहें कि ये जो है ना टैंकर वाटर टैंकर है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये 1000 kg आपने ये मास, और इसका जो टेम्परेचर है ये मास है। ठीक, तो इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम रखते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब दूसरा जो है सेम साइज ऑफ आप क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, और उसके अंदर भी क्या है 1000 kg मास होता है, मगर इसका जो टेम्परेचर आप लेते हैं, जो कंसीडर करते हैं, वो करते हैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सामने एक और कंटेनर पड़ा हुआ है जिसमें जो है वो स्पेस जो है वो कितना है, वो स्पेस इन दोनों के इक्विवेलेंट है। ऐसा समझे कि इसमें 2000 kg मास आ सकता है, तो हमने इसको भी इसके अंदर डाल दिया, इसको भी इसके अंदर डाल दिया। जब हमने डाला तो ये 20 से यानी कि 2000 kg हो गया। अब देखिए इसका टेम्परेचर कितना मिलता है, इसका टेम्परेचर अब जो है वो 30 डिग्री है। अब जो टेम्परेचर है इसका क्या है, अब जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम इसको साथ में लें तो ये टोटल टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री। ठीक है, जब इसमें हमने मिक्स्ड किया, इसके अंदर डाल दिया, तो मास हमें सेम मिला 2000 kg, मगर इसका टेम्परेचर 70 कहाँ चला गया, वेयर इज 70 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कहाँ से, अब ये 70 डिग्री क्या हो गया, अनअवेल हो गया। ठीक है, 70 डिग्री क्या है, अनअवेलेबल। क्या अनअवेलेबल, ये जो है 70 डिग्री अनअवेलेबल जो एनर्जी है ये, क्या ये एक इंजन को ऑपरेट कर सकेगा? नो, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों?
क्योंकि नाउ द अवेलेबल एनर्जी इज स्टिल इट इज नॉट अवेलेबल, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, अब वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं द अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्या, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो इसलिए हम कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which measures the unavailability of the energy or degree of randomness वो degree of randomness or degree of freedom। ओके, तो इसको हम कहते हैं क्या, एंट्रोपी। ओके, चलो हमने एंट्रोपी समझ लिया। सेकंड लॉ क्या कहता है एंट्रोपी के बारे में, लेट्स वी नो अबाउट इट। ओके, तो अब हम समझते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है। इसको मैं रिमूव करता हूं। ओके, आई हैव टू रिमूव इट। अब देखें कि जो सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी क्या है। ठीक, एंट्रोपी देखें, अब इसमें ये है कि जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि सिंपल सी बात है कि इसमें व्हेन एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी, ओके, सिंपल सा हम ऐसा कहें कि ऐसे कंसीडर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, सिस्टम कंसीडर, ठीक है, लिखते हैं कि व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक, undergoes change of entropy remains constant or it increases, either remains constant or it increases। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है किसकी है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हेन इन आइसोलेटेड सिस्टम, हमने इस पे पूरा लेक्चर दे दिया है। अब देखें आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा कहें कि एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है ना, अब कोई एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस भी है, एडियाबैटिक सिस्टम में हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। एडियाबैटिक सिस्टम में अंडरगोज चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये कहता है जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है ना, अंडर चेंज ऑफ एंट्रोपी किसकी, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ओके, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट और इट इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब चलो ये किसने कहा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चलो ये कहता है, ये जो चेंज है ना, चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है, ये कहता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant but entropy increases। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कहता है जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहेगी, मगर इसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है ना, थर्ड लॉ क्या कहता है इसके बारे में, चलो इस यहाँ तक नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लें। ओके, आई हैव टू रिमूव इट। अब देखें कि थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
according to third law of thermodynamics, ठीक, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है एंट्रोपी ऑफ एब्सोल्यूट क्रिस्टल्स at absolute temperature is zero is called, इसको कहते हैं क्या, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो एब्सोल्यूट क्रिस्टल्स होते हैं उसमें क्रिस्टल्स में सेम रेगुलरिटी हो, ठीक है ना, सेम रेगुलरिटी हो, और उसके बाद जो है ऐसा कहें कि सेम साइज ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना। ये टू द पॉइंट लेक्चर है, डिटेल में हम नहीं जा रहे इस वजह से। एब्सोल्यूट क्रिस्टल्स, सेम साइज ऑफ क्रिस्टल्स, और उनमें इरेगुलरिटी भी होनी चाहिए। तो वो कहाँ हो, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहाँ लेते हैं हम? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब हम आइडियल गैस लेते हैं, ठीक है ना, 0 केल्विन। तो हम इसको कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, ये जो एंट्रोपी ऑफ एब्सोल्यूट क्रिस्टल्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी कि ये है हमारा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऐसा कहें कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस आई थिंक, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें एंट्रोपी नॉट लेस देन 0, ओके, नॉट लेस देन 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में भी एंट्रोपी 0 बट नॉट लेस देन 0, एंट्रोपी 0। और इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब देखते हैं इसमें कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। अब देखें इसमें सबसे पहले कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। ये तो अपना हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एक जीरोथ लॉ होता है, जीरोथ लॉ का थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ आप लोगों को। जीरोथ लॉ क्या है, ठीक है ना। चलो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो क्या है? एंट्रोपी में तो हम नहीं पढ़ेंगे, मगर थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जीरोथ लॉ हम किसको कहते हैं? अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखें इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सपोज टू बी, आप ऐसा करें, सपोज टू बी आप कंसीडर करें एक सिस्टम, ठीक। कौन सा? लेट से सपोज आपने ये एक सिस्टम कंसीडर कर दिया। अब इस सिस्टम में ये 3 सिस्टम मैंने रख दिए, क्या रख दिए? 3 सिस्टम, ठीक। अब तीनों सिस्टम में ये एक ए सिस्टम, ये बी सिस्टम, ये सी सिस्टम। अब ये क्या है, यहाँ से हीट आउट नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ से हीट आउट नहीं जाएगी, ओके। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो हाई टेम्परेचर पे है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे है, ये टेम्परेचर हाई, और ये जो है सिस्टम ये हाई टेम्परेचर पे है, और ये जो है ये लो टेम्परेचर पे है, ठीक। अब क्या होता है कि जब ये हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर से जब हीट जाएगी तो ये TC, ठीक है, TC किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? TC इक्विवेलेंट हो जाएगी TA के, और TA इक्विवेलेंट TA हम लिखते हैं किसके? TC टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो जाए। और सिमिलरली ये जो टेम्परेचर है ये TB, और ये TB जो टेम्परेचर है ये भी TC के इक्विवेलेंट हो जाए। तो एंड पे क्या होगा, एंड पे क्या हो जाएगा, यानी कि TA बराबर TC को हो जाएगा, TB बराबर TC को हो जाएगा। तो एंड पे क्या होना चाहिए टेम्परेचर इसका, ठीक है ना। एंड पे जो टेम्परेचर होता है, चलो TA एंड पे टेम्परेचर ये होगा कि ये जो TA है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? TB के, ये, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन,
दिस कंडीशन ऑफ जीरो टेम्परेचर, ठीक, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, टी ए इक्विवेलेंट हो जाएगा टी बी के, इसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा कॉन्सेप्ट में देने की कोशिश कर रहा था, चलो ठीक है। अब आते हैं इस एंट्रोपी को डिटेल में समझें। अभी डिटेल अब होगी क्योंकि अब इसको हमें क्या करना है, इज इट वी कैन से करेक्ट कॉन्सेप्ट और इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या करेक्ट है और इनकरेक्ट है। देखें, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि सेकंड लॉ कहता है जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी, ओके, इंक्रीज होगी ना एंट्रोपी। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। ये चेंज जो है एंट्रोपी की, चेंज जो है ये चेंज आइदर कांस्टेंट और इंक्रीजेस, ठीक। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कांस्टेंट एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक। तो इस तरह से थर्ड क्या कहता है, ओके। तो अब आते हैं इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, एक्चुअली ऐसा कहें जनरल कॉन्सेप्ट जिसको हम कंसीडर करते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक। अब देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सपोज टू बी एंट्रोपी इंक्रीजेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ओके। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब देखें फॉर एग्जांपल किस तरह से, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसमें जैसे ऐसा कहना फ्लो ऑफ रेन्स, जो बारिश होती है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली बारिश होती है, अगर वो स्टॉप तो सिस्टम भी स्टॉप, मगर फ्लो ऑफ रेन्स कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, ठीक है। अब जैसे बारिश हो रही है ऐसे बैक हो जाए इम्पॉसिबल, पर कहने का मकसद ये है फ्लो ऑफ रेन्स कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो जैसे दूसरा एग्जांपल है एक्सप्लोजन्स ऑफ बम ब्लास्ट, सिंपल बम ब्लास्ट, ठीक है ना। अब बम ब्लास्ट हो गए पार्टिकल्स इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, यानी कि ये होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो है बम ब्लास्ट वाला, ठीक है ना, ये कंडीशन जो है इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। जो रिवर्सिबल के लिए मैंने आप लोग बताया था और दूसरा इरिवर्सिबल के लिए हमने बताया था, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इज जीरो एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। थर्ड लाइन में बताया था ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी is zero, entropy is zero, and for irreversible process entropy greater than zero, ओके, जो हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था, ठीक। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है वो क्या है, जीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, ओके। अब देखें, मैं जो आप लोग बताने जा रहा हूँ इस एंट्रोपी वाले कॉन्सेप्ट को क्या करना है और आप लोग डिसाइड करेंगे, और साइंटिस्ट का क्या आइडिया है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं इन द वर्ल्ड, उनका क्या ख्याल है, उनका क्या आइडिया है इसके बारे में, ठीक है ना। मैं उस पॉइंट ऑफ के तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए एंट्रोपी इंक्रीजेस, ओके, फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ रेन्स, बम ब्लास्ट। अच्छा, दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में देखें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में, इसमें एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी, आप चौंका देने वाली बात है, एंट्रोपी
डिक्रीजेस, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देते हैं किस तरह से, अब इस तरह से बेस्ट जो एग्जांपल है, जैसे हम कहें कि साल्ट, ठीक है, नमक जो होता है, साल्ट ऑन बैंक ऑन सरफेस ऑफ बैंक ऑफ सी, ठीक है, सी बैंक ऑन द सरफेस ऑफ सी बैंक, ठीक है ना, सी बैंक। अच्छा, दूसरा जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है, वो है सिनोफॉल। सिनोफॉल देखा है, सिनोफॉल, ठीक है ना। अब सिनोफॉल में क्या होता है, ठीक है ना, सिनोफॉल एक्चुअली देखें जो बर्फ है, आइस जो है, वो देखें कैसे, जैसे रेनिंग होती है ना, जैसे बारिश हो रही होती है, तो सिनोफॉल भी ऐसे आती है। वो कैसे हुआ है, वो उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा ना, इसलिए तो वो आपस में पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो गए। अब देखें दूसरा जो रेफ्रिजरेटर होती है, रेफ्रिजरेटर में जब आप पानी रखते हैं, पानी रखने के बाद वो क्या हो जाता है, आपस में वो मिलजुल के एक सॉलिड हमें जो है ना ऑब्जेक्ट लास्ट में मिलता है, ठीक है ना। बर्फ़ जो मिलती है हमें, आइस मिलती है, उसकी बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में हम सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें वो जो हमें मिल रहा है, ठीक है ना, वो जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है वो सॉलिड है। अब उसमें क्या है, उसमें यही हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इसीलिए तो वो मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट टुगेदर हो गए हैं। पहले तो वो स्प्रेड आउट थे, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से, क्या, टेम्परेचर कम होने की वजह। अच्छा, एंट्रोपी जो होती है वो दो तरह से होती है, बोथ आर डिफरेंट। एक होता है स्टेट फंक्शन, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है वो होता है पाथ फंक्शन, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं ऑफ द एंट्रोपी। एंट्रोपी के दो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, ठीक है। अब जो हम आ रहे हैं, तो चलो ये हमें पता चल गया। और जो हम एग्जांपल देते हैं, चलो इसको छोड़ के जनरल बात करते हैं। जब एक टीचर स्पेशली पहले चॉक्स यूज़ होते हैं, अभी मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब चॉक से हम लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं चॉक से, तो वो जो चॉक होता है, वो चॉक क्या होता है, वो चॉक ब्रोकन होता है। किस में, कैल्शियम कार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयंस में, कैल्शियम कार्बोनेट आयंस और कैल्शियम आयंस में, ठीक है। हम कहते हैं चॉक जो होता है ब्रोकन इनटू कैल्शियम कार्बोनेट आयंस एंड कैल्शियम आयंस, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट आयंस और ये चाक जो हो गया ब्रोकन इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट आयंस और कैल्शियम आयंस, और ये क्या हो जाएंगे, ये स्प्रेड आउट हो जाएंगे। वाई, क्या इसका कोई कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ऐसा कहें कि कोई श्योरिटी है, क्या समझते हैं, क्या कोई श्योरिटी है, ठीक है ना। देखें, हम तो ये समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर द एंट्रोपी, ठीक है ना। लास्ट में एक लाइन में लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है ना। साइंटिस्ट आर कंफ्यूज, साइंटिस्ट believes that it is not complete concept of entropy. Okay, scientists जो हैं, scientists believes that it is not complete concept of entropy. ये एंट्रोपी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। जैसे चॉक ब्रोकन इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट आयंस एंड कैल्शियम आयंस में और स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें, हमने तो प्रूव कर दिया कि भाई
ये कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट नहीं है। किसका? इसका, एंट्रोपी का। ठीक है, अब आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। चलो अब आते हैं इसमें, हम ऐसा कहें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इंक्रीजेस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी increases is called universal death, death of universe, death of universe। ओके, इसको कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो हम इसको कहेंगे क्या? डेथ ऑफ यूनिवर्स। डेथ ऑफ यूनिवर्स में क्या होगा? यू एंड मी एंड दिस वर्ल्ड कैन बी फिनिश्ड और एंडेड। ओके, तो और भी बहुत सी पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में, जो एंट्रोपी हमने टॉपिक पढ़ा है वहाँ तक काफ़ी है, मगर एक लास्ट में जो पॉइंट मैं आप लोग बताना चाहता हूँ वो ऐसा कहें कि ये MCQ तौर पे आता है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एंट्रोपी। चलो इसको आप लोग कहाँ से निकालेंगे? इसको हम निकालते हैं यहाँ से। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए, हमने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा S डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ठीक है, अब ये क्या है? हीट का यूनिट क्या है? जूल, और टेम्परेचर का केल्विन, तो हम लिखते हैं जूल केल्विन इनवर्स। तो द यूनिट ऑफ एंट्रोपी is identical to the heat capacity। okay, the unit of entropy is identical to the heat capacity। okay, इसको हम कहते हैं क्या? एंट्रोपी। ओके, मेरे ख्याल में आप लोगों को बात समझ में आ गई, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।